सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ISLM मॉडल के जो है आपके नेक्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग पार्ट 5। इससे प्रीवियस मैं आपको जो है 4 पार्ट इसके ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें हम जो है IS कर्व के रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेरे भाई LM कर्व के रिगार्डिंग। LM कर्व क्या होता है, इसके 2 मेन पिलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमने डिमांड फॉर मनी के रिगार्डिंग हमने जो है डिटेल के अंदर चर्चा की थी। मेरे भाई, अगर आपने डिमांड फॉर मनी इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर पहले आप जो है मेरे भाई डिमांड फॉर मनी की वीडियो को घोल कर पी के जो है आप ये यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर आपको LM कर्व समझना है तो आपको डिमांड फॉर मनी बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। डिमांड फॉर मनी आ गया, ये अभी आपको मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको 3 ग्राफ ऑलरेडी पढ़ाकर आ चुका हूँ, जिसमें से यहाँ पे आपको जो 4 ग्राफ दिख रहे हैं उसमें से 3 ग्राफ तो वही हैं जो हम पीछे डिमांड फॉर मनी के अंदर पढ़ के आए हैं। बस एक एक्स्ट्रा ग्राफ जो है यहाँ पे वो LM कर्व का है। तो जब तक पिछले 3 नहीं आएंगे तो ये वाले 4th कैसे समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख के आइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो वीडियो आपकी ऐड है। आज हम बात करने वाले हैं LM कर्व के डेरिवेशन के रिगार्डिंग, कि इसका डेरिवेशन जो है वो किस तरीके से जो है होता है। हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि भाई ये भी जो है इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में रिलेशन को शो करता है, लेकिन मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे IS कर्व भी जो है इंटरेस्ट और उसके बीच में इनकम के बीच में रिलेशन शो करता है, लेकिन वो गुड्स मार्केट होती है। ये आपका जो शो करता है, ये आपका जो शो करता है, ये आपका शो करता है मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एक एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से, एक एक ग्राफ आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, सारा का सारा इसी का खेल है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे जो है ब्याज की दर ली है, और एक्स एक्सिस पे जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये लिया है मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। सट्टे की मांग को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, सट्टे की। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि भाई इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो है इसकी मांग क्या होती रहती है, घटती रहती है। और जैसे जैसे ब्याज की दर घटती रहती है, इसकी मांग जो है क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो मुद्रा की मांग किसके लिए, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, सट्टे के लिए, और ब्याज की दर में उल्टा रिलेशन है। इसलिए इसका कर्व ये हम सबसे पहले पढ़ के आए थे। इसलिए इसका कर्व जो है MSP का मतलब क्या हो गया, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। इसलिए इसका कर्व आप देखेंगे नेगेटिव है, कि जब ब्याज की दर 10 थी तो मेरे भाई क्या हो गया, तो हम 30 डिमांड कर रहे थे। जब ब्याज की दर घट गई, जब ब्याज की दर 10 से 6 हो गई, तो अब मैं ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि घट गई तो मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा, अपने पास रखना पैसा ज़्यादा पसंद करूंगा। और घट गई अगर तो मैं और अपने पास जो है ज़्यादा पैसा रखना पसंद करूंगा फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे मनी की डिमांड सट्टे के लिए बढ़ती जा रही है। तो इसका जो कर्व है वो है नेगेटिव, ये वही है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है। आई होप इस वाले ग्राफ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, वाई एक्सिस पे ब्याज की दर ली है, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस लिया है, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। अब आ जाइए दूसरा। पहले जो जो ग्राफ में जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे बिल्कुल मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। इसको चाहते हैं यहाँ पे बी लिख लीजिए, ये बी है, ठीक है जी। अब आ जाइए दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस लिया था, फिर से यहाँ पे मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से डिमांड आ रही थी, एक डिमांड आ गई थी मेरे पास 30, ठीक है। ये यहाँ से नीचे लेके आ जाइए 30, एक आ गई थी मेरे पास 60, ठीक है। इसको यहाँ नीचे लेके आ जाइए, ये आ गई 60 और एक आ गई 90, ठीक है जी। तीन डिमांड मेरे पास आ गई किसकी, फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, 30, 60 और 90, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे तो मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस लिया है मैंने,
और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MT। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MT का मतलब क्या हो गया, 3 पर्पस बताए थे मैंने, ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस और स्पेक्युलेटिव पर्पस। ठीक है, यही 3 मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन होता है लेन देन वाला, ठीक है, फिर सावधानी और तीसरा सट्टा। और मैंने बताया था जो शुरू के जो 2 होते हैं, ट्रांजैक्शन वाला और प्रिकॉशनरी वाला, वो एक ही है। ठीक है, उसको हम एक ही लेके चलते हैं। तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, जो कि मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप ये कह लो कि ये ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी ये दोनों है। मनी डिमांड फॉर, यहाँ टी लिखा हुआ है, प्रिकॉशनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। ठीक है, तो मैंने लास्ट डायग्राम जो आपको बताया था, क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका नेगेटिवली स्लोप्ड, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं, किन्स क्या कहता है, लोग या तो अपने पास पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं या वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पीपल आइदर जो है इन्वेस्ट इन बॉन्ड और कैश इन हैंड, या तो लोग हाथ में पैसा रखना चाहते हैं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये किन्स ने बात बोली थी। तो इन दोनों की अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ कि इन दोनों की डिमांड के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड और मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव, तो इसके बीच में होता है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक संबंध होता है। मान लीजिए मेरी इनकम 150 रुपये है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं 30 रुपये फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो बाकी के 120 रुपये, भाई 120 रुपये में फिर ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के लिए रखना चाहूँगा। बाकी 30 रुपये में किसके लिए होल्ड करके रखना चाहता हूँ, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। ठीक है, अगर मैं मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा रखूँ, अगर मैं 30 की जगह मैं 60 रुपये रखना चाहता हूँ, इनकम मेरी 150 ही है, तो भाई फिर ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के लिए कितने रह गए, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के लिए मेरे पास रह गए 90 रुपये। अगर मैं और ज़्यादा सट्टे के लिए रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ 90 रुपये, तो मेरे पास ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के लिए मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास रह गए 60 रुपये। ठीक है, क्योंकि इनकम तो मेरे पास 150 ही है, मेरे पास पैसा जो है, मेरे पास कैश जो है वो तो 150 रुपये ही है। अब अगर एक पर्पस के लिए अगर मैं पैसा बढ़ा रहा हूँ, तो दूसरे पर्पस के लिए तो पैसा घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मैं सट्टे के लिए ज़्यादा पैसा अपने पास रखना चाहता हूँ, तो मेरे को ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के लिए पैसा अपने पास क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए इसका इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किस तरीके का होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है मेरे भाई ऋणात्मक। ठीक है, ये दूसरा डायग्राम था जो कि हम किसमें पढ़ के आ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। इसको पैनल बी कर दीजिए। ठीक है, इसको पैनल बी कर दीजिए। अब एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है MT इज इक्वल टू MS माइनस MSP। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो दूसरा पैनल है, पैनल 2, ये जो दूसरा पैनल है, पैनल 2, यहाँ पे आप जो है ये कह सकते हो, यहाँ पे 2 चीज़ों का रिलेशन तो दिखा ही रहा है कि मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, और उसके साथ साथ मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, उन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है ये तो दिखा ही रहा है। और इसके साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि मुद्रा बाजार में संतुलन हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो है मेरे भाई, मुद्रा बाजार में संतुलन तब होता है जब मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर हो जाती है। ठीक है, मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर हो जाती है। तो मनी डिमांड किसके बराबर होती है, मैंने बोला मनी डिमांड जो है भाई वो बराबर होती है मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी को भी इग्नोर कर दीजिए, प्रिकॉशनरी आप मान लीजिए इसी में इंक्लूड है। ठीक है, और मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इज इक्वल टू मनी सप्लाई। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस निकालना चाहूँ, तो मनी सप्लाई माइनस इसको मैं ये मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, यही तो लिखा है यहाँ पे। मतलब कि पैनल 2 के अंदर क्या हो रहा है, पैनल 2 के अंदर
जो है मुद्रा बाजार का संतुलन भी दिखाया गया है। मुद्रा बाजार का संतुलन भी दिखाया गया है। आपको इस ये बुक में कई तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते, किसी बुक में ये ऐसा लिखा रहता है MSP इज इक्वल टू MS माइनस MT, किसी बुक में ये इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ एक ही तो बात है, MT को उधर लेके जाओ या MSP को स्पेकुलेटिव वाले को उधर लेके जाओ, एक ही बात है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुद्रा बाजार संतुलन की स्थिति को दिखाया गया है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो संतुलन में भी आ रहा है और यहाँ पे लेन देन और स्पेकुलेटिव के बीच में रिलेशन भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन आ गई कि कितनी चाहिए या और प्रिकॉशनरी। ठीक है, तो भाई ये आ गई मेरे पास तीनों डिमांड है। ठीक है, 120, 90 और 60। अब ये यहाँ से ले आइए जी इधर, 120, 90 और 60, ये तीन मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन आ गई। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने लिया है मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन और अब एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, अब एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इनकम। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, अटेंटिव होकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सिस पे लिया है मैंने इनकम। ठीक है, तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देख के आए हैं बहुत अच्छे से, इसलिए कह रहा हूँ बेटा ये तीनों डायग्राम जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों डायग्राम हम प्रीवियस कक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर देख के आइएगा, वरना सब ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस पे आय है और वाई एक्सिस पे है मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी। क्या रिलेशन पढ़ के आए थे हम कि भाई इनके बीच में जो है सीधा रिलेशन होता है, इनके बीच में जो है सीधा रिलेशन होता है, सीधा मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी वैसे वैसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो जब मुझे 120 की डिमांड है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, तो उसके लिए मेरे को इनकम कितनी आ रही है यहाँ से 240। ठीक है, अगर मेरे को 90 डिमांड है तो यहाँ से इनकम कितनी आ रही है 180। अगर इनकम मनी डिमांड मेरी 60 है फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, तो यहाँ से इनकम मेरी कितनी ड्राइव हो रही है, यहाँ से इनकम मेरी जो ड्राइव हो रही है वो हो रही है आपकी 120। तो ये आपका एक पॉजिटिवली कर्व बनेगा। ठीक है, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी का। ठीक है, और इज इक्वल टू KY मैंने इक्वेशन भी आपको बताई थी। ठीक है, अगर आपको याद हो इसकी इक्वेशन, जहाँ पे K जो है वो फ्रैक्शन है। ठीक है, K जो है वो फ्रैक्शन है, Y जो है वो I है, लास्ट में बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, ये I है और ये क्या है कि कितना पैसा बंदा होल्ड करके रखना चाहता है फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, और K क्या है फ्रैक्शन, उसका कितना पार्ट, I का कितना भाग, कितना फ्रैक्शन जो है पैसा होल्ड करके रखना चाहता है फॉर ट्रांजैक्शन। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे भाई क्या हो रहा है, इस पर्पस के लिए डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका पैनल C। ठीक है, ये हो गया आपका पैनल C। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से मेरे पास इनकम आ गई, यहाँ से इनकम आ गई 120, इसको ऊपर ले जाइए, ये आ गई 200 और ये आ गई 240, इसको जो है ऊपर लेके आ जाइए। ठीक है जी, अब आ जाइए लास्ट पैनल में आप देखेंगे पैनल D। ठीक है, पैनल D में अगर आप देखेंगे तो अब मैंने यहाँ से क्या लिया है, अब मैंने यहाँ से लिया है आय, अब मैंने यहाँ से क्या लिया है, अब मैंने लिया है यहाँ से आय। ठीक है, y एक्सिस पे। ठीक है जी, x एक्सिस पे मैंने लिया है सॉरी y, और y यहाँ पे y पे क्या लिया है, ब्याज की दर। ठीक है जी, तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मेरे पास ये नीचे से इनकम आ रही थी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम से इनकम आ रही थी मेरे पास मुद्रा बाजार से। ठीक है, 120, 180 और 240, और इधर से मेरे पास जो है इंटरेस्ट रेट आ रही थी, इधर से मेरे पास इंटरेस्ट रेट आ रही थी, ब्याज की दर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से ब्याज की दर आ रही है। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास इक्विलिब्रियम से मेरे पास इनकम आ रही है। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम से मेरे पास इनकम आ रही है। तो ये जो कर्व आपका बन के आया, ये आ गया मेरे भाई आपका LM कर्व। ये जो कर्व मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास LM कर्व, जो कि क्या है, जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है ऊपर, मतलब जैसे जैसे आय बढ़ रही है
वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे मेरे भाई ये जो कर्व है ये क्या हो रहा है, या जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको आपको एक फुल उस पे पैनल पे दिखाऊं, चारों के चारों अगर हम एक साथ इसको पूरा अगर करते हैं तो किस तरीके से ये चलेगा, देखिए। ये तो पहले आपने एक एक तो तीनों समझ लिए, अब यहाँ से देखिए पूरा वो बनाइए जरा मेरे साथ कि जब जब ब्याज की दर 10 थी, जब ब्याज की दर 10 थी तो पहले एक साइकिल पूरा कीजिए। जब ब्याज की दर 10 थी, ठीक है, तो ब्याज की दर जब 10 थी तो उस पर मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव कितनी हो रही थी, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव वो हो रही थी 30, और फॉर मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी ये हो रही थी 120। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया मनी डिमांड, यहाँ से ये आ गया आपका 120। ठीक है जी, यहाँ से ये आ गया आपका 120, ये पॉइंट आया आपके पास एच। ठीक है, यहाँ से मेरे पास इनकम निकल के आ गई 240। ठीक है, इनकम मेरे पास 240 निकल के आ गई, तो ये मेरे पास अगला पॉइंट आया, ये मेरे पास जो है ये वाला मेरे पास पॉइंट निकल के आया, यहाँ से ये वाला एच डैश, और ये मेरा एक साइकिल जो है पूरा हो गया। तो पहला पॉइंट जो आया मेरे पास वो आया ये। फिर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10 से 6। ठीक है, 10 से 6 हो गई, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 6 हो गई, अगला साइकिल देखिए, तो मेरे भाई ये हो गई 60, यहाँ से मेरे पास दूसरा पॉइंट आया ये हो गई 90, यहाँ से 90 के लिए मेरे पास इनकम आ गई 180, 180 यानी कि जी पॉइंट आया 180 की इनकम पर, तो मेरे पास ये पॉइंट आया जी डैश, और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिला दीजिए 6, तो मेरे पास अगला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगला, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और कम हो गई, 6 से हो गई 4, कितनी हो गई, 6 से हो गई आपकी 4। अब 6 से 4 हो गई है, तो 6 से 4 अगर हो गई तो अगला पॉइंट मिलाइए, ये वाला आ गया यहाँ से, ये पॉइंट आ गया यहाँ से 90। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आ गया आपका 90। ठीक है, तो इसको यहाँ से ले आइए, ये नीचे लेके आइए। ठीक है जी, ये नीचे लेके आइए, ये वाला पॉइंट आ गया 90 पे 60 आ गई मेरे पास, और ये यहाँ से इधर ले आइए इसको F। ठीक है, 120 इनकम आ गई, 120 की इनकम पर, 120 की इनकम पर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई 4। तो इस तरीके से जब ये तीनों पॉइंट, जब ये तीनों पॉइंट आपके पास जो है ये आ गए, जब ये तीनों पॉइंट आपके पास आ गए, तो ये जो कर्व है ये आपका जो है इस तरीके से पॉजिटिवली स्लोप्ड LM कर्व जो है आपको जो है मेरे भाई मिल जाएगा। ठीक है, यही डायग्राम, यही डायग्राम, ये जैसे मैंने आपका ये 4 से बनाया है, ये डायग्राम जो मैंने 4 से बनाया है, यही डायग्राम आपको आपकी बुक के अंदर कुछ अलग तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसे देखने के लिए मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम आपको जो है मेरे भाई कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक कर्व बनाता हूँ पहले, मान लीजिए ये। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा नीचे बना दीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब देखिए दूसरा किस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, यही वाला ग्राफ आपको, ठीक है, आपकी बुक में जहाँ पर 4 नहीं बने होंगे, सिर्फ 2 ही डायग्राम बने हुए होंगे। मैंने आपको लास्ट मनी डिमांड का जो है वो पढ़ाया, मनी डिमांड का मैंने आपको जो है कर्व पढ़ाया था कि मनी डिमांड का कर्व किस तरीके से बनता है। तो मनी डिमांड का जो कर्व है वो बनता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, मनी डिमांड का जो कर्व है वो बनता है कुछ इस तरीके से, ये हो गया मनी डिमांड। ठीक है, अब आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि मनी सप्लाई का कर्व कैसे होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मनी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मनी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि वो RBI डिसाइड करता है। ठीक है, RBI डिसाइड करता है, वो फिक्स होती है, उसका कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, उसका सीधा सीधा है, RBI करता है डिसाइड और वो फिक्स होती है, इसलिए ये हो गई मनी सप्लाई, ये हो गई आपकी मनी सप्लाई। देखो कितना आसान है, ये हो गई मनी सप्लाई, ये हो गई मनी डिमांड। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं तो ये आ गया आपका मुद्रा बाजार में, ये आ गया मुद्रा बाजार में आपका संतुलन। ठीक है, ये आ गया आपका
मुद्रा बाजार में संतुलन, जहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपकी जो है, ये आपकी जो है इक्विलिब्रियम वाली मनी डिमांड और मनी सप्लाई है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आपका बराबर हो गया, ठीक है जी। अब अगला कर्व आपका इस तरीके से बना हुआ होगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, यहाँ से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आर, मान लीजिए ये आर आ गई, ठीक है, और यहाँ से ये आ गया, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब मान लीजिए क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, आर से आर वन हो गया मान लीजिए, ठीक है, आर से आर वन हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई ये कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। अब ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि आपका ये आपको ना इधर बना के दिखाना पड़ेगा, ये आपको इधर बना के दिखाना पड़ेगा, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे भाई ये कर्व आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकता है बुक में, जहाँ पे ये आपके चार नहीं बने हुए होंगे, जहाँ पे ये आपके चार नहीं बने हुए होंगे, यहाँ पे जितने सिर्फ बने हुए होंगे वो कितने बने हुए होंगे, चलो मैं आपको यहाँ पे आपको करके ही दिखा देता हूँ, एक मिनट जरा। कहीं आप सोचो भाई ये क्या आ गया, यहाँ पे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे ले लीजिए सबसे पहले ये वाला कर्व, ठीक है, और फिर एक ले लीजिए आप यहाँ पे ये वाला कर्व, ठीक है जी। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है जी। सिंपल वैसे ही बना लीजिए जैसे भी बनाया था। ये हो गया आपका मनी डिमांड, ठीक है, और ये हो गया आपका मनी सप्लाई, और ये यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ये थी मनी सप्लाई और मनी डिमांड, ठीक है। ये अब यहाँ से इस पॉइंट को आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मान लीजिए मेरी जो आय थी वो थी y0, ठीक है, वो थी y0, ठीक है जी। अब मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम y0 से y1 हो गई, ठीक है, y0 से y1 हो गई, ठीक है। अब क्योंकि मेरी इनकम y0 से y1 हो गई तो आय बढ़ी मेरी। अब आय अगर बढ़ी तो आय बढ़ने से क्या होगा, आय बढ़ने से ध्यान करिए दोबारा से, मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस, ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस, याद कीजिए। तो आय बढ़ने से, आय का किसका रिलेशन था, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, इनका रिलेशन था, तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस और मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस वो बढ़ जाती है। तो मनी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका राइटवर्ड, अभी हो जाएगा आपका MD1, ठीक है। तो ये कर्व आपका जो है शिफ्ट हो गया, ये कर्व आपका जो है शिफ्ट हो गया इस तरफ, ठीक है जी। नया पॉइंट आपका क्या आ गया, नया पॉइंट, जैसे जब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी इनकम बढ़ने पे अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है R1, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये आया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R थी, और जब मेरी इनकम बढ़ी, देखिए पहले इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से मनी की डिमांड बढ़ी, और मनी की डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। इनकम घटती है तो इनकम घटने से मनी डिमांड घटती है, ठीक है। एक स्टेप अगर और जोड़ना चाहते हो तो और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से मनी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, और जब ये बढ़ती है तो ये राइटवर्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली इनकम जब घटती है तो मनी की डिमांड घट जाती है, और कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट जाता है। अब ये दो पॉइंट आ गए मेरे पास, इन दोनों को मिला दीजिए, ये आ गया, इन दोनों को आप मिला दीजिए इन दोनों पॉइंटों को, तो ये आ जाएगा आपका LM कर्व।
तो इस तरीके से भी आपको आपकी बुक में देखने के लिए मिल सकता है। ये वाला कर्व बना दीजिए, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये वाला बना दीजिए, या जो मैं ऊपर वाला मैंने आपको समझाया है ये वाला बना दीजिए। दोनों में से आप कोई भी बना दीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। बस ऊपर वाला जो डायग्राम है वो मैंने इसलिए बताया आपको। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाले डायग्राम में बेटा क्या कमी है, इस वाले डायग्राम के अंदर कमी ये है कि यहाँ पे जो है सीधा क्या बना हुआ है, यहाँ पे सीधा जो है ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, थर्ड वाला ये वाला, ये जो है ये सीधा यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कैसे मनी डिमांड आई, कैसे ये कर्व ऐसा ही क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अच्छे से क्लैरिटी के लिए आपको एक एक चीज़ समझ में आए, उसके लिए ये 4 पैनल वाला जो है, कैसे स्पेकुलेटिव डिमांड की रिलेशन होता है ब्याज की दर के साथ, कैसे ट्रांजैक्शन का इनकम के साथ होता है, कैसे मनी डिमांड में एक मनी मुद्रा बाजार में किस तरीके से संतुलन आता है, इस वाले में आपको सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी चीज़ें। और जैसे मैंने बोला आय बढ़ गई, तो आपको यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा कि कौन सा कर्व चेंज होगा, क्या होगा। तो आप बहुत ही आसानी से, आपको जब भी एग्ज़ाम में अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई बना के कौन सा आना है, ये वाला बना के आना है या वो वाला बना के आना है, तो वो मैंने आपको सिर्फ इसके लिए बताया कि आप कंफ्यूज ना जाए कि यार वो कुछ और पढ़ा रहा था, वो तो 4-4 ग्राफ दिखा रहा था, मेरी बुक में तो 2 ही ग्राफ बने हुए हैं सिर्फ। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है, कि यार सही कौन सा है, फिर ये वाला सही है या वो वाला सही है, सही दोनों है, गलत कोई नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में ये वाला बना के आएंगे, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको मिल जाएगी। आप मेरे को जो है ये नोट्स ले सकते हैं मेरे से, इसकी ये बना के आएंगे। जैसे अगर आज मान लो एलएम कर्व ड्राइव कीजिए, तो ये बना के आएंगे और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है आप लिख के आएंगे। सिमिलरली मैंने आपको देखो ये भी पढ़ाया था, आईएस कर्व मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें भी मैंने आपको ये 4 पैनल वाला बताया था, ठीक है। तो इसमें भी आप ये बता के ये वाला बना कर आएंगे, और इसका भी मैंने आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव वाला बताया था कि आपकी बुक में ऐसा भी बना हो सकता है, ठीक है। तो सबके 2-2 मेथड्स होते हैं, कैसे भी आप बना सकते हो, दोनों में से कोई भी गलत जो है नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, इसके स्लोप की बात करने वाले हैं, इसके राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करने वाले हैं, और इसके कॉजेस की बात करने वाले हैं कि किन किन रीज़न की वजह से ये जो है मेरे भाई शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।